अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन 4 सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो फ्री कैन के सामने रखे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 4 सवालात पर फ्री कैन अपने तहरीरी जवाबात अदालत में जमा करवाएं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस पर मुमकिन तौर पर फैसला सुनाएगी। ये 4 सवालात कौन से हैं, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साबिक DG ISI फैज़ हमीद को पकड़ने की जो ख्वाहिश थी, शायद एक बार फिर वो पूरी नहीं कर सके। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, इन्होंने तकरीबन 3 से 4 ऐसे मुकदमात हैं जो इन्होंने खसूसी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किए, और शायद इनकी ये ख्वाहिश थी कि ये साबिक DG ISI फैज़ हमीद को किसी एक मुकदमे में काबू कर सकेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। वो मुकदमात की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा शौकत अजीज़ सिद्दीकी में अब मुमकिन तौर पर आगे क्या हो सकता है, फ़ैसला क्या आ सकता है, इस पर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में कुछ ऐसे सवालात हैं जो अदालत ने शायद जानबूझकर नज़रअंदाज किए। वो कौन से सवालात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको वो 4 सवालात जो अदालत की जानिब से पूछे गए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अदालत की जानिब से पहला सवाल ये पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी का मामला दोबारा इंक्वायरी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है या नहीं। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि अगर इंक्वायरी आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी 2021 में अपनी उम्र पूरी होने के बाद रिटायर हो चुके, अब इनको क्या रिलीफ दिया जा सकता है। चौथा सवाल जो जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है वो ये है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं तो क्या शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तकरीर बज़ात ख़ुद मिसकंडक्ट है। ये 4 सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो केस के फ्री कैन हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद ख़ान और कराची बार एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन शामिल हैं। ये 3 फ्री कैन हैं और इनसे अब अदालत की जानिब से मुआवनत तलब की गई है कि वो इस केस में अदालत की मुआवनत करें। अब आइंदा जो समाअत है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये केस दोबारा भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। यानी जो तहरीरी जवाबात फ्री कैन की जानिब से 3 हफ़्तों में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे तो उसके बाद मज़ीद फ़ैसला किया जाएगा कि क्या अदालत फ़ैसला सुनाएगी या इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। ये भी बड़ी अजीब बात है कि कोई केस समाअत जिसका फ़ैसला महफूज हो चुका हो, जिसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी हो, अदालत उसके बारे में कहे कि दोबारा भी उसको समाअत उस पर की जा सकती है। बहरहाल कुछ ऐसे सवालात थे जिसके ऊपर इस केस की समाअत के दौरान मुतअद्दिद बार दलाइल दिए गए और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको इस केस में नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि जस्टिस इरफान सादत की जानिब से इस केस में यकतरफ़ा तौर पर अदालत की मुआवनत करने का जो नुक्ता है वो उठाया गया और उन्होंने इस पर जो है वो इस पर इशारा दिया और कहा कि इस केस की समाअत के दौरान तो ये सब तो कहते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हुई है वो दुरुस्त नहीं हुई या मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि इंक्वायरी की ही नहीं गई और उनको यकतरफ़ा तौर पर हटाया गया, लेकिन कोई इस बात पर अदालत की मुआवनत क्यों नहीं कर रहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तकरीर करके मिसकंडक्ट किया या नहीं किया। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो उन पर जो इल्ज़ाम था वो ये था, वो थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बता देता हूँ कि 22 जुलाई 2018 यानी आम इंतखाबात जब 2018 में हो रहे थे उससे 3 दिन पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने रावलपिंडी बार एसोसिएशन का दौरा किया
और वहाँ बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए एजेंसियों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा कि एजेंसियाँ अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाने के हवाले से मदाखलत करती हैं। इसी तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिसके बाद पूरे मुल्क में भौंचाल आ गया। और उसके बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उस कार्रवाई के तहत 2 महीने तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चली, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इनको इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इनको बरतरफ करने की सिफारिश की। मामला सदर पाकिस्तान को भिजवाया और सदर ने उस पर दस्तखत करते हुए शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब ये मामला जो था ये यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये दरख्वास्त मुख्तलिफ़ मराहिल पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रही। कभी इसके ऊपर समातें होती रहीं, कभी इनको जो है वो ज़ेर अल्तवा कर दिया जाता। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या फैज़ हमीद या शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब में कौन सच्चा है, क्योंकि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का ये भी मौक़िफ़ है कि उस वक्त के जो DGC थे फैज़ हमीद, वो उनको अप्रोच करते थे और उन्होंने यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ऊपर ये दबाव डाला कि वो आम इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जेल में डालें। और इस तरह के जो संगीन इल्ज़ामात थे वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जानिब से लगाए गए। फिर इसके ऊपर पिछले 2 रोज़ पहले फैज़ हमीद साहब की जानिब से अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, और उस जवाब में उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा कि उनकी कभी भी शौकत अजीज़ सिद्दीकी से इस हवाले से मुलाकात नहीं हुई, और ना ही उन्होंने कभी नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इंतखाबात से पहले जेल में डालने के हवाले से किसी किस्म का कोई जो है वो दबाव डाला है, और ना ही उन्होंने कभी ये कहा है कि अगर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इलेक्शन से पहले जेल में ना डाला गया तो फिर उनकी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से जिन 2 जजेज़ ने ये केस सुना था, उनमें से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। दोनों जजेज़ बड़े काबिल और बेहतरीन, यानी फ़ाइनेस्ट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया अपने तहरीरी जवाब में, कि वो फ़ाइनेस्ट जजेज़ थे जिन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस केस सुना, और उसके बाद उनमें से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यानी वो इशारा कर रहे थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब, जो जिन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस केस सुना था, और उन्होंने उस वक्त नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़मानत मंजूर की थी। ये इल्ज़ामात का जवाब दिया फैज़ हमीद साहब ने, जिसके बाद अब मामला जो है वो सुलझने की बजाय मज़ीद उलझता जा रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन में से कौन ऐसा है जो सच पर है और कौन है जो झूठ बोल रहा है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की भी तमाम तर कोशिशों के बावजूद साबिक़ DG ISI फैज़ हमीद एक बार फिर चीफ़ जस्टिस साहब को चकमा देने में कामयाब हो चुके हैं, और काजी साहब कोशिश के बावजूद फैज़ हमीद साहब को पकड़ने में नाकाम रहे। इससे पहले हमने देखा कि जो फैज़ाबाद धरना केस था उसमें जो है वो फैज़ हमीद साहब को जो पकड़ने की कोशिश की गई, और उसकी वजह ये थी कि जो फैज़ाबाद धरना केस, जो फैज़ाबाद धरने का जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के ऊपर फैज़ हमीद साहब के दस्तखत थे, और उस वक्त की हुकूमत ने उनकी वसातत से ये मुआहदा करवाया। और अब साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हों, साबिक़ वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल हों, शहबाज शरीफ हों, या फवाद हसन फवाद समेत जो दीगर लोग हैं, उन्होंने भी 2017 के उस जो धरना था जो TLP की जानिब से दिया गया था, उस धरने में ISI के मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। फिर दूसरा जो केस इसमें चीफ़ जस्टिस साहब ने सुना, जिसमें मुमकिन तौर पर फैज़ हमीद साहब का जो है वो बाजू पकड़ा जा सकता था, वो था टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का केस, जो टॉप सिटी के मालिक मुइज़ ख़ान की जानिब से एक सादा दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक़ सेल को भिजवाया गया, और उसी इंसानी हकूक़ सेल को चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे चुके हैं। लेकिन जब फैज़ हमीद साहब का बाजू मरोड़ने की बात आई तो उसी गैर आइनी और गैर कानूनी इंसानी हकूक़ सेल को वसूल की गई दरख्वास्त को
3 दिन के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और 5वें दिन उसके ऊपर समाअत की गई और उसमें भी कहा गया कि मोइज़ खान वजारत दिफा से रब्ता करें, अगर उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। फिर तीसरा जो केस जिसमें मुमकिन तौर पर फैज़ हमीद साहब का जो किसी किस्म का कोई किरदार मिलता है वो ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस था। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया कि शायद इसमें से किसी तरीके से फैज़ हमीद साहब का बाजू पकड़ा जा सके। लेकिन अब तक की जो समाअत हुई है उसमें एक बार फिर फैज़ हमीद साहब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चकमा देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो साबिक DGISI हैं, साबिक रईसुल जासूस हैं, एक बड़ी प्रीमियर एजेंसी के सरबराह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस तरह चकमा देना मेरे ख्याल में उनके लिए शायद चुटकी बजाने के मुतरादिफ है। बहरहाल वो अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुके हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। अब अदालत के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो 4 सवालात जो अदालत ने रखे हैं, अब उन 4 सवालात के गिर्द सारी कहानी घूमती है कि मामला जुडिशल कौंसिल को भिजवाया जाए। इनकी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब चूँकि अपनी मुद्दत पूरी करके 62 साल की उम्र पूरी करके 2021 में रिटायर हो चुके हैं, तो इसलिए बहाल भी नहीं हो सकता। तो अब मुमकिन तौर पर उनकी फिर पेंशन और जो दीगर मराहत हैं वो बहाल की जा सकती हैं, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि एक मेकनिज़म बना दिया जाए कि कैसे इंक्वायरी की जाए, और इस तरह की मुख्तलिफ ऐसी ऑप्शंस हैं जो अदालत के सामने पेश की जाएंगी और उसके ऊपर फिर मुमकिन तौर पर जो है वो फ़ैसला आ सकता है। केस की समाअत के दौरान हमने देखा कि अदालत शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान पर दबाव डालती रही कि वो बताते कि नवाज़ शरीफ को इंतखाबात 2018 से पहले जेल में डालने से असल बेनिफिशरी कौन था। अदालत तकरीबन 1 घंटे तक ये सवाल जवाब पूछती रही। जो तमाम जजेस थे बेंच में, 5 रुकनी लार्जर बेंच थे, सब ने ये सवालात पूछे कि शायद हामिद खान साहब इमरान खान का नाम लें और फिर उसके बाद अदालत अपने आप इस कार्रवाई को आगे जो है वो संभाल लेगी। लेकिन हामिद खान साहब ने कहा कि उनके मौकिल यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे नवाज़ शरीफ को जेल में डालने के बाद किसी असल बेनिफिशरी का जो है वो कोई नाम सामने आता। बहरहाल वो नाम अदालत के सामने नहीं लिया गया। लेकिन मामला ये है कि अदालत अगर नवाज़ शरीफ को अंदर करने के मामले पर असल बेनिफिशरी का पूछती रही है, तो फिर अदालत को ये सवाल भी करना चाहिए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने आम इंतखाबात 2018 से महज 3 दिन पहले यानी 22 जुलाई 2018 को ये इल्ज़ामात क्यों लगाए थे कि जो एजेंसियां हैं वो मुमकिन तौर पर अदालतों में बेंच फिक्सिंग में मुलविस हैं। क्या इन इल्ज़ामात लगाने का मकसद कहीं नवाज़ शरीफ को सियासी फ़ायदा देना तो नहीं था कि एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया जाए और उसका सियासी फ़ायदा नवाज़ शरीफ साहब को हो। लेकिन अदालत ने ये तमाम सवालात मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिए। जस्टिस इरफान सादत साहब ने केस की समाअत के दौरान बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हामिद खान जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से ये बात साबित नहीं होती कि आपको मुनासिब तौर पर वक्त नहीं दिया गया या आपको नहीं सुना गया। 2 माह तक जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चली, आपने आपने कई जवाब जमा करवाए, उसके बाद आपको बरतरफ किया गया। तो अब मामला ये है कि जो बातें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कर रहे हैं वो भी शायद ऐसा है कि वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त मालूम नहीं होती। इसके अलावा बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया, जो अदालत ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि जो केस था साइफ़र केस आपको याद होगा, उसके साइफ़र के तहकीकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 दरखास्तें आई थी और उन पर इन चैम्बर समाअत करते हुए काजी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी के हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकती, ये कमीशन बनाना वफाकी हुकूमत का काम है। तो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर कमीशन बनाने का जो मुतालबा था वो भी उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि ये कमीशन का बनाने का जो इख्तियार है वो सिर्फ हुकूमत का और सिर्फ वही बना सकती है। और अब जो एक और चीज़ इसमें है वो ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनके पास मुबैना तौर पर कुछ शवाहिद हैं। उनके पास जो साबिक DGISI हैं फैज़ हमीद, उनके साथ मुलाकात की कुछ वीडियो वगैरह हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनके मामले पर दोबारा मुकम्मल इंक्वायरी करे ताकि वो तमाम शवाहिद कौंसिल के सामने रखें। लेकिन दूसरी जानिब कुछ वाकफ़ान हाल ये भी बताते हैं
कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके पास भी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से काफ़ी सारा मवाद मौजूद है, और कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की जानिब से उनको किए गए थे, और उनमें बहुत सारी बातें की गई, बड़ी राज व न्याज की बातें हैं। तो अब अगर जुडिशल काउंसिल दोबारा इसके ऊपर कार्रवाई करती है तो मेरे ख्याल में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को ये जहन में रखना चाहिए कि कहीं उनको लेने के देने ना पड़ जाएं। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी कोई पेंशन वगैरह बहाल करने के मूड में नज़र आती है तो फिर जुडिशल काउंसिल जब दोबारा कार्रवाई करेगी और सुनेगी तो फिर कहीं वो पेंशन ही हाथ से ना जाए। और कुछ हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो भी इस बात का इंदिया देते हैं कि अगर मामला जुडिशल काउंसिल में गया और दोबारा इंक्वायरी हुई तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के बरतरफ होने के इम्कानात रोशन हैं। ये कुछ तफसीलात थी जो इस केस में आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आराम फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।